नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी। हमारा आज का टॉपिक है जापान एवं अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालयों की तुलना। तो हम सभी जानते हैं कि जापान में 1947 के शोवा संविधान द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था का सूत्रपात किया गया था और लोकतंत्र की भावना के अनुसार ही जापान की न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे। प्रजातंत्र को सक्षमता प्रदान करने के लिए न्यायालयों के ऊपर जो है सम्राट के प्रभुत्व की समाप्ति की गई और स्वतंत्र व निष्पक्ष न्याय व्यवस्था का जो है प्रावधान किया गया था। तो जापान के अंतर्गत न्याय व्यवस्था की एक रूपता है जिसके अंतर्गत सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है। अमेरिका में भी न्याय व्यवस्था को निष्पक्ष व स्वतंत्र बनाए रखने का प्रावधान किया गया था। तो आइए जानते हैं जापान एवं अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। तो पहले हम समानताएं देखेंगे। जापान के संविधान के निर्माण में अमेरिका के राजनीतिज्ञों द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी। हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में नागासाकी और हिरोशिमा के आणविक बम के हमले के बाद जो है वो जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया और आत्मसमर्पण के पश्चात नए संविधान की रचना की गई जिसमें अमेरिकी राजनीतिज्ञों का विशेष योगदान था। तो जापान के सर्वोच्च न्यायालय पर अमेरिकी न्यायालय का प्रभाव इसलिए भी दृष्टिगत होता है क्योंकि जापान के नए संविधान के निर्माण में अमेरिकी राजनीतिज्ञों का विशेष महत्व था। तो समानताओं को अगर देखें तो दोनों देशों में न्यायपालिका को शासन की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में मान्यता दी गई है, अर्थात न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। इसीलिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का दबाव से मुक्त रहते हुए निर्भयता और निष्पक्षता के साथ अपने कर्तव्यों का संपादन कर सके। दूसरी बात, दोनों देशों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की जाती है। दोनों देशों में न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्रदान की गई है और उनके कार्य की लंबी अवधि रखी गई है और उन्हें महाभियोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से पद से हटा नहीं सकते, क्योंकि पद की सुरक्षा होगी तो व्यक्ति जो है निष्पक्षता से कार्य कर सकता है। तो दोनों देशों के जो न्यायाधीश हैं उनके लिए वेतन भी पर्याप्त है, सुविधाओं की व्यवस्था की गई है और दोनों देशों में न्यायाधीशों को सम्मानपूर्वक दर्जा दिया जाता है। दोनों देशों के सर्वोच्च न्यायालय को अपनी कार्यविधि के नियम निश्चित करने का अधिकार है, अर्थात न्यायपालिका कैसे काम करेगी, न्यायपालिका का कार्य करने का कैसा तरीका होगा, ये कार्यविधि के नियम भी निर्धारित किए गए हैं। दोनों देशों के सर्वोच्च न्यायालय अपने देश के अंतिम अपीलीय न्यायालय हैं और दोनों देशों के न्यायालय जो है वो अपने अपने नागरिकों की रक्षा करते हैं। दोनों देशों के सर्वोच्च न्यायालयों को अपनी जो है अंतिम रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण समानता ये है कि दोनों देशों के में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या और रक्षा करने का अधिकार है। दोनों देशों के सर्वोच्च न्यायालय कानूनों, आदेशों, सरकारी नियमों तथा विनियमों की संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं और यदि वे संविधान के प्रतिकूल हों तो उन्हें रद्द कर सकते हैं। इस प्रकार दोनों देशों में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्रदान किया गया है। तो हम देखते हैं कि जापान और अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में इस तरह की समानताएं हैं, लेकिन असमानताएं भी मौजूद हैं। दोनों देशों के सर्वोच्च न्यायालय में जहां कुछ समानताएं हैं वहीं कुछ असमानताएं भी मौजूद हैं। तो आइए असमानताओं को देखते हैं। तो जापान में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की जाती है और किंतु इन नियुक्तियों का अनुमोदन प्रतिनिधि सदन के चुनाव के समय जनता द्वारा किया जाना आवश्यक है। एक बार अनुमोदन किए जाने के बाद भी प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनता द्वारा न्यायाधीशों के कार्य पर विचार किया जाता है और यदि मत देने वाली जनता का बहुमत किसी न्यायाधीश के प्रतिकूल हो तो उसे अपदस्थ किया जा सकता है। अमेरिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर जनता के अनुसमर्थन और जनता द्वारा न्यायाधीशों को पदच्युत किए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, अर्थात अमेरिका में अगर न्यायाधीश अपने पद से हटाए जाएंगे तो उसमें जनता के अनुसमर्थन की या अमेरिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में जनता का कोई रोल हो, जनता की कोई भूमिका हो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा अंतर यह है कि अमेरिका में न्यायाधीश यदि चाहें तो आजीवन कार्य कर सकते हैं, उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता, लेकिन जापान में आयु निर्धारित है। वहाँ न्यायाधीशों की 70 वर्ष की आयु पर उन्हें सेवानिवृत्त किया जाता है। तो इस प्रकार पद अवधि का निर्धारण भी एक मुख्य अंतर है। जापान में सर्वोच्च न्यायालय को केवल
अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक और अपीलीय दोनों प्रकार का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। जापान में अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय का पर्याप्त हाथ रहता है, क्योंकि इन न्यायालयों की नियुक्ति कैबिनेट द्वारा उस सूची में से की जाती है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने तैयार किया है। जबकि जापान में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार स्पष्ट तौर पर संविधान द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। अमेरिकी उच्च न्यायालय ने संविधान की अपनी व्याख्या और प्रथा के आधार पर ही उनको अधिकार प्राप्त हैं। इन सब के अतिरिक्त व्यावहारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अंतर यह है कि अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति बहुत अधिक शक्तिपूर्ण और साथ ही विवादास्पद रही है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। अमेरिका में हूज जैसे न्यायाधीश गर्व के साथ कहते हैं कि हम एक संविधान के अंतर्गत है, किंतु संविधान वैसा ही है जैसा सर्वोच्च न्यायालय कहता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जापान के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ जो है वो वो मर्यादित हैं, संयमित है, लेकिन अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, क्योंकि जितने भी विवाद हैं उसका जो अंतिम निर्धारण जो है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो इसलिए अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को अपार शक्तियाँ प्राप्त है, हम ये कह सकते हैं। जापान के न्यायाधीश ने कभी इस प्रकार का विचार नहीं अपनाया है कि जो है संविधान वही है जैसा हम कहते हैं। तो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जहां न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को बहुत अधिक महत्वाकांक्षी रूप में प्रयोग किया गया है, वहाँ जापान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में बहुत अधिक संयम का परिचय दिया गया है। तो जो दोनों देशों के संविधान जो हैं उसमें न्यायालय की व्यवस्था की गई है और न्यायालय निष्पक्ष है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जापान में सर्वोच्च न्यायालय की जो कार्यावधि है वो संवैधानिकता के प्रश्न होंगे। जब संविधान से संबंधित प्रश्न होंगे तो उनके विवादों की सुनवाई 15 न्यायाधीशों की ग्रांड बेंच करती है, जिसमें गणपूर्ति के लिए 9 न्यायाधीशों की उपस्थिति आवश्यक मानी गई है। मतलब वो जो बेंच होगी वो कितने लोगों की होगी? 15 न्यायाधीशों की। और उसमें वो 9 न्यायाधीश तो ज़रूर माने जाएंगे, 9 तो होने ही चाहिए, 15 होगी लेकिन 9 तो उपस्थित होने ही चाहिए। अन्य मामलों में जिसमें केवल कानूनी प्रश्न हो, संविधान से संबंधित प्रश्न नहीं हो, कानूनी प्रश्न हो, तो छोटी बेंचें ही अपीलें सुनती है। और छोटी बेंचों में क्या होता है, उसमें 5 न्यायाधीश होते हैं और गणापूर्ति कितनी होती है? 3 न्यायाधीशों की होती है। और निर्णय कैसे होता है? बहुमत से होता है। तो बहुमत के निर्णय से जो असहमत न्यायाधीश हैं वो अपना अलग निर्णय दे सकते हैं। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय की कार्यावधि जो है जापान में इस प्रकार है। जहाँ तक क्षेत्राधिकार और शक्तियों का सवाल है तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है। जापान में भी हम जानते हैं कि जापान का अनुच्छेद 81 है, वो कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय अंतिम न्यायालय है और इसे किसी कानून, आदेश, विनियमन या सरकारी कार्य की वैधानिकता को निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है। तो सर्वोच्च न्यायालय अपनी इस शक्ति के आधार पर डाइट द्वारा निर्मित ऐसे कानूनों और प्रशासनिक आदेशों को अवैध घोषित कर सकता है जो कि संविधान के प्रतिकूल है। इस तरह से जापान में सर्वोच्च न्यायालय अपनी शक्ति के आधार पर संविधान का संरक्षक और व्याख्यक है। इस संबंध में विशेष बात यह है कि सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय मामलों की प्रारंभिक सुनवाई नहीं करता, वह तो केवल अपीलें सुनता है। और ऐसी अपीलें जो कानूनों और अध्यादेशों की अवैधता के संबंध में नीचे के न्यायालयों से उसके पास आती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन की अपनी इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए हमेशा ही संयम से काम किया है। उल्लेखनीय है कि 1947 से लेकर अब तक सर्वोच्च न्यायालय ने डाइट द्वारा पारित 2 या 3 कानूनों को ही, जो अधिक महत्वपूर्ण नहीं थे, अवैध घोषित किया है। 1959 में निम्न न्यायालय के इस निर्णय को कि जापान में अमेरिकी सेनाओं की उपस्थिति संविधान के विरुद्ध है, अमान्य घोषित कर दिया गया था। और जापान का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। उसे नियम निर्माण की शक्ति भी प्राप्त है। अनुच्छेद 77 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक प्रशासन के संबंध में नियम और उपनियम बना सकता है और उसके द्वारा न्यायालय की कार्यावधि, उसका संचालन तथा अनुशासन जो है वो निर्धारित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को उनकी कार्यविधि के संबंध में नियम और बनाने का अधिकार दे सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय बहुत महत्वपूर्ण है और न्यायिक पर्यवेक्षण करता है जापान में, और प्रशासन भी करता है, उसे उसकी शक्तियाँ प्राप्त हैं।
उच्च न्यायालय भी महत्वपूर्ण है। 8 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी सर्वोच्च न्यायालय के अधीन भौगोलिक आधार पर। और उच्च न्यायालय जो है वो टोक्यो, ओसाका, फ्यूकाका, नगोया, हिरोशिमा, टाकामल्सू, सेप्पारो तथा संदाई नामक स्थानों पर स्थापित किए गए। प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या उस क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार अलग अलग है। उच्च न्यायालयों को प्रारंभिक तथा अपीलीय दोनों प्रकार के ही अधिकार प्राप्त हैं। उच्च न्यायालय के अधीन जिला न्यायालय, सार न्यायालय, पारिवारिक क्षेत्राधिकार के न्यायालय हैं, प्रोक्यूरेटर्स भी हैं। इसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की राय से सम्राट करता है और ये न्याय मंत्रालय के अधीन रहते हुए अपना काम करते हैं। प्रोक्यूरेटर्स जो है सरकारी वकील होते हैं और शासन की ओर से न्यायालय में मुकदमे प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार हमने जो है जापान और अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना देखी। तो हमने देखा कि उसमें समानताएं और समानताएं दोनों मौजूद हैं और दोनों महत्वपूर्ण हैं, अतः इसका हमें अध्ययन करना चाहिए। तो जापान के न्यायाधीशों और अमेरिका के न्यायाधीशों दोनों को निष्पक्षता और संयम से कार्य करने के प्रावधान किए गए हैं। तो आप इस टॉपिक को तैयार करें। जापान की न्याय प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। जापान की न्याय प्रणाली की 2 मुख्य विशेषताएं बताइए। जापान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए किसका अनुसमर्थन आवश्यक है? तो हम जानते हैं जनता का अनुसमर्थन आवश्यक है। और महाभियोग की शक्ति क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य शक्तियाँ क्या हैं? जापान में जो है प्रारंभिक न्यायालय क्या काम करते हैं? जापान और अमेरिका की न्याय प्रणाली की तुलना, समानताएं और असमानताएं पूछी जाती हैं। तो इस टॉपिक को तैयार करें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमने जापान के संविधान के अधिकांश भाग का कोर्स कर लिया है और हमें अब जापान के राजनीतिक दल हम करेंगे अगले टॉपिक में। और आप अब तक के जो सारे टॉपिक हैं उनको प्रिपेयर कर लीजिए। हमारा आखिरी टॉपिक है जापान के संविधान से संबंधित, वो है जापान के राजनीतिक दल। तो उसको हम अगली क्लास में तैयार करेंगे। तब तक आप इस वाले टॉपिक की तैयारी करें और नोट्स बनाएं। अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभकामनाएं।